स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से किरदार बोलते हैं कि एक और बहुत खूबसूरत एपिसोड में। और आप देखते हैं कि किरदार बोलते हैं कि हर एपिसोड में कोई ना कोई किरदार आता है, बड़ा खूबसूरत किरदार आता है, कोई शख्सियत होती है और वो अपनी ज़िंदगी के तमाम अनुभव हमारे साथ साझा करता है, करती हैं। बहुत लोगों से आप मिले हैं, कितने सारी अभिनेत्रियाँ आई हैं, कितने सारे अभिनेता आए हैं, डायरेक्टर्स आए हैं। तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आज की जो शख्सियत है, आज के जो किरदार हमारे बीच आए हैं, वो एक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं और सबसे खास बात वो म्यूजिक कंपोज़र भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुष्यंत प्रताप सिंह की। दुष्यंत जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका किरदार बोलते हैं कि इस खूबसूरत मंच थैंक पर। यू उमर जी। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किरदार बोलते में है अपना एक परिचय देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा सभी दर्शकों को। और साथ में मैं एक किरदार से रूबरू हो रहा हूँ जो कि एक्टर भी है, जो कि एंकर भी है, जो कि एक न्यूज नेटवर्क भी चलाते हैं, और वो हैं ओमपाल जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र। और आज मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो गई। देखिए, जैसा मैंने दुष्यंत जी का परिचय दिया, इन्होंने अपने नाम को शुरू में ही परिभाषित कर दिया कि वो जैसे एक डायरेक्टर की सोच होती है ना, मतलब आज ये गेस्ट बन के आए हैं तो मैंने होस्ट होने के नाते इनकी तारीफ की तो बदले में इन्होंने दोगुना ज्यादा तारीफ मेरी कर दी। ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी होती है। दुष्यंत जी, शुरुआत अच्छी भी, अच्छा लगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों से। आज जो दुष्यंत प्रताप सिंह है, तो एक ज़माने में जब वो कॉलेज में हुआ करते थे, उससे पहले स्कूल में हुआ करते थे। तो जब एक नौजवान दुष्यंत था, स्कूल और कॉलेज में जाने वाला या किशोर अवस्था का जो दुष्यंत था, पहली बार कब मन में आया कि आपको इस चकाचौंध वाली इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है? आपको एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या म्यूज़िक कंपोज़र बनना है? पहली बार कब वो लम्हा था जब आपके मन में आया? मैंने एक्चुअली मुझे फ़िल्म और सिनेमा मेरे लिए शुरू से बड़ी कौतूहल का, और मैं बड़ा, जब छोटे थे हम लोग तो बाल सुलभ एक चंचलता में अपनी शक्लें मिलाया करते थे। कभी मिथुन चक्रवर्ती से शक्ल मिल जाती थी, कभी धर्मेंद्र से शक्ल मिला लेते। तो मैं 1995 में जब आगरा पहुंचा अपने बैचलर स्टडी, तो ऐसे ही मैं गाता था दोस्तों में, और फिर स्कूल वगैरह में, कॉलेज वॉलेज में थोड़ा मुझे गाने का मौका मिला। तो सब लोग कहते थे आवाज बढ़िया है तुम्हारी, तो मुझे भी लगता था कि नहीं अच्छी। तो फिर आगरा में मैं ऐसे ही शौकिया तौर पे एक म्यूजिक कंपटीशन में चला गया, और वो पहला कंपटीशन था, और आई गॉट अ फर्स्ट प्राइज दिया। तो आप सोचिए, एक छोटे से गांव का लड़का जो साइकिल से रोजाना 40 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाना और आना, उसको अचानक से एक मंच पे प्रथम पुरस्कार मिलना, तो समझिए उसके अंदर के जो पूरा जो उसका जो भरा हुआ है अंदर आर्टिस्ट, वो उसे इतनी हवा लग जाना कि उसे लगी अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तो यही मेरे साथ हुआ, जनरली सबके साथ होता है। उस दिन से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर बहुत सारे म्यूजिक कॉम्पिटिशन में जाता रहा और गाता रहा। फिर एक गाने का एक बुक, फिर हम लोगों ने एक नेशनल सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है संगम कला ग्रुप का, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर हम दिल्ली गए, वहाँ कल्याण जी आनंद जी आए, तो मुझे देख के लगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त लोग हैं, बड़ा ग्लैम। फिर जब आगरा बैक लौट के आए तो उस समय क्लोजअप अंताक्षरी के ऑडिशन हुए थे, इंटर स्कूल चैंपियनशिप के। तो वहां भी मस्ती में ही देने चला गया। गजेंद्र सिंह उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, और आई वाज सिलेक्टेड। तो हमें तो पता ही नहीं था किसके लिए सिलेक्शन, मुझे भी नहीं पता था कि क्या ऑडिशन है, क्या है ये। ऐसे ही चले गए थे ऑडिशन के, पता था कोई ऑडिशन हो रहा है। आई गॉट अ कॉल कि आपकी शूटिंग है, और 4-5 दिन बाद ही हम लोग रेणुका शाने, अन्नू कपूर, ऐसे सब स्टार्स के बीच में नोएडा, उस फिल्म सिटी में जी का स्टूडियो था, वहां थे। तो हमें तो लगा कि अरे हम लोग तो बहुत बड़े स्टार हैं, बड़ा अन्याय हो गया। तो I left my study, and I come to Mumbai. I joined music classes in a Suresh Walkar Music Academy. मैंने फिर इन बिटवीन बहुत काम किया एज एन आर्टिस्ट, एज एन सिंगर, बहुत लाइव शोज किए। और 2000 में आफ्टर माय मैरिज आई स्टार्ट माय ओन प्रोडक्शन हाउस। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मन था, मैं एक राम गोपाल वर्मा, प्रकाश झा, ये मेरे बड़े, मैं बहुत, मैं शुरू से मन था मैं एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू करना चाहता, एक मेकर बनना चाहता था। तो फिर आई स्टार्ट माय ओन आफ्टर आफ्टर माय मैरिज, माय ओन कंपनी, एंड फिर वी स्टार्ट विद द लाइव शोज। तो हम लोगों ने करीब 2 से 2,500 लाइव शोज की होंगे इंडिया और अब्रॉड में। और उसके बाद मैंने टेलीविजन के लिए काफी प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, खुद डायरेक्ट किए। तो वो सिलसिला कंटिन्यू जारी है। और आज हम लोग सिनेमा में हम लोग प्रॉपरली, मुझे, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक लड़का जिसके पास बहुत लिमिटेड संसाधन और छोटे से सपने हुआ करते थे, वो सारे पूरे हुए। ईश्वर ने इतना दिया, इतना शायद मैं समझता हूँ मैं डिजर्व भी नहीं करता उस चीज के लिए। आप दोस्तों के बीच जिस तरह से गाते थे और पॉपुलर थे,
और पहली बार जब आप दिल्ली पहुँचे, आपने रेणुका शहाणे को पहली बार सामने देखा, अन्नू कपूर जैसी शख्सियत को सामने देखा, वो मोमेंट क्या था? वो लम्हा क्या था? कैसा लगा कि मतलब बस ज़िंदगी में जो करने आए थे वो हो गया? मैं थोड़ा क्या मैं थोड़ा बड़ा लकी हूँ इस मामले में। मेरे संबंध बहुत जल्दी और अच्छे बन जाते हैं लोगों से। तो रेणुका हुँ, शहाणे का मैं मुँह बोला भाई बन गया छोटा। और जब मैं बॉम्बे पहुँचा लोहे की अटैची लेके, तो एकमात्र मेरे पास एक ही कॉन्टैक्ट था रेणुका शहाणे का। मैं उनके घर गया सीधे, तब वो दादर में रहते थे शिवाजी पार्क में, और मैं उन्हें प्यार से हुँ, रेणु दीदी बोलता हूँ। तो उनका बहुत उन्होंने संबल दिया मुझको। उन्होंने बहुत मुझे, जब मैं बॉम्बे कभी परेशान होता था, जब भी मुझे अनसिक्योर सा लगता, तो आई कॉल्ड हर कि दीदी नमस्ते। हुँ, फिर पूरे दिन की बताना कि आज यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। हुँ, शी इज वेरी काइंड लेडी, और मैं समझता हूँ कि उनका ये जो उनका जो निश्चल स्नेह था मेरे लिए, एक बड़ी हुँ, सिस्टर और एक गार्जियन के तौर पे, वो उसने मुझे बहुत ताकत दी। हुँ, ओके। तो आज मैं जिस शख्सियत से बात कर रहा हूँ, वो शख्सियत एक एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और सिंगर भी है, म्यूज़िक कंपोज़र भी है। तो जिस तरह से आपने अभी तक बताया, तो सबसे पहले आपके जो ये जितने भी तत्व हैं एक ही प्राणी में, तो सबसे पहले आपका सिंगर जागा, आपने गाने गाने शुरू किए। तो फिर ये एक्टर और डायरेक्टर ये कब जागे? इनकी शुरुआत कब हुई? मैं आपको बेसिकली बताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेसिकली वर्कहोलिक आदमी हूँ। आप मुझसे कोई भी काम करा लीजिए, एनी ऑफ, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। गाना मेरे लिए जरूर कौतूहल का विषय था, बहुत मुश्किल था। और गाने में भी मैंने अपने रूट्स को तलाशा, रियाज कैसे करना है, गाना कैसे है, वो मैं मुझे बहुत ज्यादा सीखने का मौका, हम लोग जाते थे सुरेश जी के यहाँ, तो उतना टाइम मैं नहीं निकाल लगा पाया वहां, जितना टाइम लगाना चाहिए था पूरा सारा, या आप कुछ ही परिस्थिति मान लीजिए। और इन बिटवीन क्योंकि मैं मुंबई मिलने जाता रहता था रेणु जी के सेट पे, इधर सेट पे उधर सेट पे, तो लोगों से ऐसे इंटरेक्शन, और थोड़ा सा पहले से कुछ रिलेशन से, जब ये अंताक्षरी में थे हम लोग, तो एक छोटा छोटा सा, और जहाँ मैं रहता था वहाँ एक रिलेशन बनते चले। तो ऐसे ही एक सीरियल का ऑडिशन था फिल्म सिटी में। तो हमें पता लगा राहत करके कोई सीरियल बन रहा है जी के लिए, तो सब गए, तो मैं भी हुँ, ऐसी भीड़ में चला गया साथ में। और वहाँ ऑडिशन हुँ, हुआ, करीब 50-60 लोग थे। उन्होंने हुँ, 4 लोगों को रोक लिया, उनमें से एक मैं भी था। तो अच्छा, वो फर्स्ट डेली सोप था जी का राहत, जिसमें मैंने एक्ट किया। 18 एपिसोड की। अमन वर्मा इवन ही स्टार्ट हिज करियर, उसी सीरियल से उनका करियर शुरू हुआ था। जी। और इन बिटवीन फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ। आई डिड अर्धांगिनी, आई डिड भाभी माँ, फिर टेली फिल्म्स की, फिर मैंने फिल्म्स की अपना एज एन हीरो, आई डिड वन फिल्म। और उसके बाद इन बिटवीन वो संगीत की यात्रा भी चलती रही। आई डू लॉट शोज विद बाबला जी, कंचन जी, उदित नारायण, अन्नू जी, बहुत सारे लोगों के साथ शोज किए हम लोगों ने। और इन बिटवीन जितने उस समय पे जो रियलिटी शोज थे सिंगिंग वाले, मेरी आवाज सुनो, इन इंत्याक्षरी, मस्त मस्त शो, आई पार्टिसिपेटेड इन ऑल। तो एक टाइम पे ऐसा आ गया, मैं ऐसे ईंट बन गया। कई तो मेरे डायरेक्टर ऐसे थे, ऐसे डायरेक्टर ए के मिश्रा, मैं जब भी उन्हें फोन करता था, मतलब मैं उनका बहुत बहुत प्रेम था ए के मिश्रा जी का, हमेशा उनका उनका मेरा रिश्ता बड़ा अनोखा था। मैं उन्हें कॉल करता था, सर प्रणाम, दुष्यंत जी कल क्या कर रहे हो? ऐसे, मैं कल तो कुछ नहीं, आ जाओ। रैंडमली ही कॉल्ड मी। तो ऐसे मेरे बहुत सारे रिलेशन बन गए। आई डू लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियो उस समय ऐड किए हम लोगों ने, जिंगल्स गाए मैंने। तो मुझे फिर लगा यार कि ये तो, तब फिर आई गॉट अ मेरिट। तो मैंने कहा यार ये कुछ थोड़ा, आप करने के आए हो तो आपको सेटल। तो फिर मैंने तोला, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। हुँ। वो एक ऐसा जरिया है कि जिससे आप थोड़ा सा स्मूथली, पर ये नहीं पता था कि मैंने मगरमच्छ के मुंह में पैर दे दिया। वो कैसे? वो कैसे? तो भाई साहब, जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो हुँ, वो उतनी उस समय मतलब सोच नहीं थी, या बोल लीजिए मैं मेरे अंदर बचपना, आज भी बचपना है। मुझे लगता नहीं कि मैं एक सर्टेन एज हो गई या सीनियर हो गया, मुझे आज भी, मैं बचपने में ही जीता हूँ, मस्ती करता हूँ बहुत ज्यादा। तो वो स्टार्ट कर दिया। देन अब मैंने कहा अच्छा, वंस आई स्टार्ट समथिंग, तो फिर मैं आई नेवर टेक माई फीडबैक। ये मेरा इतिहास है, सब मेरे दोस्त जानते हैं। इफ आई अनाउंस समथिंग, इफ मैं कुछ प्लान करूंगा तो फिर वो होगा, फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि नहीं। सो आई स्टार्ट, सो बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम क्वाइट एस्टैब्लिश्ड। ओके। तो दुष्यंत प्रोडक्शन का पहला प्रोडक्शन कौन-सा था? कोई फ़िल्म थी, सीरियल थी, सीरियल था, क्या था? सबसे पहली एक फ़िल्म बनाई थी मैंने, उसका नाम था पत्थर बेज़ुबां। और वसुंधरा दास को मैंने लिया था उसमें। उस समय उनकी हे राम, मानसून वेडिंग, ये फ़िल्में आई थी। बहुत टैलेंटेड अभिनेत्री, वेरी गुड। तो वो फ़िल्म थी, अनफॉर्च्यूनेटली वो रिलीज़ नहीं हो पाई। जैसे होता है सब फ़िल्मों के साथ, हुँ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, रुक गई वो। बहुत हुँ, चीज़ें हमें मालूम नहीं थी सिनेमा की, ऐसे हुँ, ही जोश में बना दी पिक्चर। वो मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन था, लेकिन मैंने बोला, मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर मैंने हुँ, रियलिटी शोज़, उस समय और चल रहा था बूगी वूगी और ये सब। कुछ उनके लिए कुछ कोलैबोरेशन में काम किया हमने। फिर आई स्टार्ट माय ओन प्रोडक्शन। तो बहुत सारे टेलीविजन उस समय रियलिटी शोज मैंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किए, म्यूजिक से रिलेटेड जी, कुछ कर दिखाए हैं। मस्त
बेमिसाल हैं हम, धमाल बेमिसाल, ऐसे कई प्रोग्राम्स बनाए अपना। तो वो एक सिलसिला कंटिन्यू जारी है। अभी हम लोगों के जो जो इवेंट्स हैं, साल में हम लोगों की कंपनी के अवार्ड फंक्शंस हैं जो हर साल इंडिया और ओवरसीज में होते हैं। वन इज द टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स, ये हर साल मुंबई, सेकंड है वर्ल्ड आइकन अवार्ड, वो हम लोग हर साल ओवरसीज करते हैं उसको। एक हुँ। मतलब उसका एक कॉन्सेप्ट ने बनाया, एक बार एक देश में एक ही बार होगा वो। तो वी स्टार्ट फ्रॉम दुबई, देन वी आर इन थाईलैंड, देन वी आर इन श्रीलंका, और अभी ये कोविड चल रहा है तो ये कोविड बाबा शांत हो तो फिर हम लोग हुँ, समन अदर कंट्री। ओके। दुष्यंत जी, कैसा आप फ़ील करते हैं जब एक उस दुष्यंत के बारे में आप देखते हैं कि वो दुष्यंत जो कभी घर से चल के लोहे का बक्सा लेकर मुंबई आया था और मुंबई में आके रहा, और एक वो दुष्यंत जो आए दिन नए-नए प्रोडक्शन करता है, ओवरसीज़ में जाता है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट करता है। तो उस वाले दुष्यंत में और आज के दुष्यंत में जब आप कभी कंपैरिज़न करने बैठते हैं, क्या फीलिंग्स मन में आती है? कोई अंतर नहीं है। मुझे आज भी लगता है कि मैं जो छोटा था, पेड़ों पे कूदते रहते थे हम लोग, वो कल की सी बात लगती है। जो नहीं आज माँ का प्यार रहता था, आज मॉम नहीं है मेरी, वो नहीं रही वो अपना। बस ये कुछ चीज़ें, बाकी मुझे कोई अंतर नज़र आता ही नहीं है। और मैंने जैसा आपको बताया कि जब हवाई जहाज उड़ता था तो आसमान में तो साइकिल से तो रुक जाते थे उसे देखने, एंड आई नेवर थॉट कि कभी मैं बैठूँगा भी इसमें। और आज की डेट में शायद मेरे दोस्त हैं, वो दे नोन मी कि वो कहते हैं आप तो हमेशा फ्लाई करते रहते हो। तो मैंने आपको बताया कि मैं ईश्वर की, मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की इतनी ब्लेसिंग्स मैं मानता हूँ, या मेरे दोस्तों की, शायद मुझे लगता है कि मैं आज भी जिस मकाम पे हूँ उसे मैं डिजर्व नहीं करता। ये कहीं न कहीं पता नहीं किसकी ब्लेसिंग्स है, किसका आशीर्वाद है। ये कैसे हो रहा है मुझे सच में कुछ नहीं, और मैंने आज तक कभी किसी से काम नहीं माँगा। ड्यूरिंग मार्केटिंग ज़रूर, जब से शो बिज़नेस शुरू किया तो आई मीट विद द स्पॉन्सर्स, उनको बताना, बट एक होता है ना कि एज़ एन आर्टिस्ट दुष्यंत को काम दे दो, वो मैंने कभी नहीं माँगा किसी से। जिनके पास मैं काम को लेके मैं जाता था अपने स्ट्रगल टाइम में, जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया और आज ईश्वर ने मुझे उसमें रखा। कुछ लोग हैं 5-6 जो मेरे जो जो दे पोक मी, कि एक्टिंग करोगे, ये करो, वो करो, बहुत बड़े-बड़े नाम। आज वो सारे लोग ईश्वर के पास से मुझसे बोलते हैं काम के लिए। मैं जाता हूँ, लेकिन मैं आज भी वैसा हूँ। मैं पहले भी आई टच देयर फीट, ब्लेसिंग्स लेता था, मैं आज भी वैसा ही। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे अपने में कोई अंतर नहीं नज़र आता। इवन मैं, मेरी 2 डॉटर हैं, मुझे समटाइम मैं कभी सोचता, अरे! इतनी बड़े हो गए। मुझे लगता है कि एक जो बचपना है, जो जो एक किडिश नेस है, वो मेरे अंदर है। तो आई नेवर फील कि कभी भी मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, ये हो गया, वो मुझे कभी लगता ही नहीं, नेवर। बहुत खूब कहा दुष्यंत जी, आपने बहुत अच्छे से कहा। एक एक आर्टिस्ट से मैं ये बात जानना चाहूँगा, एक एक्टर से ये बात जानना चाहूँगा, एक सिंगर से ये बात जानना चाहूँगा। एक सिंगर, एक एक्टर जब डायरेक्टर बन जाता है और जब वो बहुत सारे एक्टर्स को जब वो डायरेक्ट करता है, तो कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? एक एक्टर के लिए एज़ एन डायरेक्टर काम करना और दूसरे लोगों को निर्देशित करना, उनको दिशा निर्देश देना और उनसे काम निकलवाना। कितने चैलेंजेस होते हैं या किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं? चैलेंजेस तो मैं इस शब्द को तो नहीं मानता परफेक्ट इसके लिए, बिकॉज़ एज़ एन अ डायरेक्टर जब मैं कोई भी कर रहा होता हूँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज़ लाइक, तो फ्रॉम डे फर्स्ट टू डे एंड आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या शॉट चाहिए, क्या मेरी स्क्रिप्ट माँग रही है, कैसे आर्टिस्ट को परफॉर्म करना है। हाँ, मुझे समटाइम जब मैं सीनियर आर्टिस्टों के साथ, जैसे एक सीरियल मैंने बहुत पहले किया था एज़ एन एक्टर, अर्धांगिनी, उसमें पंकज बेरी थे और उस समय हम लोग स्ट्रगल थे अपना। पंकज और मैं वी आर वेरी क्लोज़ फ्रेंड टुगेदर, हुँ, मेरे से बहुत बड़े हैं वो, बट दोस्ती हमारी बहुत अच्छी। तो सेट पे अभी मैं फ़िल्म कर रहा था त्राहिमाम, तो उसमें पंकज बेरी थे, मुश्ताक खान थे, आदि ईरानी थे, और भी 3-4 आर्टिस्ट। अब वो सबका अपना-अपना एक एरा है, अपना-अपना एक एक एंठ भी है अपना, अगर बोले तो। वो एक सीन पे, अच्छा, मैं आर्टिस्ट को थोड़ा लिबर्टी देता हूँ कि आप थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ कर देना, मुझे लगता है कि एक ओरिजिनल निकल के आएगा। अब वो इम्प्रोवाइज़ में आधा घंटा हो गया, वो सेट ही नहीं हो रहा पूरा। कभी कुछ, कभी हुँ, कुछ, कभी वो कह रहे हैं तो दूसरा ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। हाँ। तो अल्टीमेटली लुक, आई एम अ डायरेक्टर, हियर यू आर ओनली फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे आप करो, बिल्कुल शांत, आपको भूलेगा नहीं। सो सम टाइम अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे सब्जेक्ट को परेशानी है, तो डेफिनिटली आई शाउट। लेकिन जहां तक मैं बात करूं, मेरे सारे आर्टिस्ट जितने भी, जिनके साथ मैंने अब तक, दे ऑल आर हैप्पी विद मी, और मैं भी बहुत प्रेम से और बहुत एक माहौल बना के काम करते हैं। मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं कि मैं कोई भी एज एन ए डायरेक्टर आई फील समथिंग कि कुछ चैलेंजिंग है। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे बिल्कुल फोकस्ड है, काम पे फोकस्ड है, तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं।
ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करने में आपको एज एन डायरेक्टर बहुत कंफर्टेबल फील होता है? आपको लगता है कि बस वो मेरी आंखों के इशारों से समझ जाते हैं और वैसा ही काम हो जाता है जैसा मैं चाहता हूँ, जिन पे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसे कौन आर्टिस्ट हैं? हितेन तेजवानी है, पंकज बेरी है, शावर अली वो मेरी जुबान समझते हैं, जैद शेख हैं, जैद मेरे हर वो मेरी मतलब अगर मैं आंख भी ऐसे करूंगा तो ही कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट एग्जैक्ट। ऐसे ही राजू खेर हैं, राजू खेर से तो मेरे बहुत मतलब 16 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। वो हुँ, स्क्रिप्ट दी समझा, हाँ बस बस ये उनका हाँ, तो बहुत कंफर्ट जोन। तो आर्टिस्टों के साथ, लेकिन मैंने जितनों के साथ काम किया आई एम हैप्पी विद दैट। ओके। अर्जुमन मोगल हुँ, इवन मैंने अभी गाना किया उनके साथ में, क्या शानदार अभिनेत्री है। मैंने बस उनको एक बार बस समझाया ऐसे अपना परफेक्ट। दलेर मेहंदी, वो दुष्यंत राजे यहाँ सेट है, उनको एक बार समझा दो, डन। ब्रूना अब्दुल्ला, उनको बोला मैंने कि आपका यू आर डूइंग प्लेइंग एक बार का है, आप उसकी डांसर हो, तो आपको जेस्चर ऐसा ही रखना है कि वो बार वाली कनिंगनेस भी है अपना। एंड सी तो आर्टिस्ट, तो मुझे लगता है कि जो एक सीनियर आर्टिस्ट है, एक एरा जो काम कर रहे हैं, जो काम कर चुके हैं, अगर डायरेक्टर और उनका अगर कम्युनिकेशन अच्छा किसी भी उस पे सीन पे, तो फिर किसी को भी किसी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हर आर्टिस्ट चाहता है कि मुझे अच्छा काम मिले और हर डायरेक्टर चाहता है उसे अच्छी आर्टिस्ट मिले। हुँ। इनके बीच में जो पेमेंट पे हम लोग बड़ा कंफर्ट रखते हैं सब। तो मेरे यहाँ तो सब लोग मस्त रहते हैं, सब लोग काम करते हैं, नोबडी हैविंग अ प्रॉब्लम। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। दुष्यंत जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा नाम है। एक तो आपका बड़ा ऐतिहासिक नाम है। हाँ, ब जो राजा दुष्यंत थे, दुष्यंत शकुंतला बहुत अच्छा प्ले है, बहुत अच्छा नाटक है। और दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र हुआ, उनका नाम भरत हुआ और भरत के नाम पे ही इस देश का नाम भारत रखा गया। और दुष्यंत कुमार साहब एक बड़े अच्छे राइटर भी हुए हैं, बड़े अच्छे पोएट हुए हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें उन्होंने लिखी। उनकी कुछ लाइनें मेरे ज़हन में आ रही हैं और आपके साथ ज़रूर मैं साझा करना चाहूँगा। पूरी तो मुझे वो गज़ल याद नहीं है, कुछ इधर-उधर की लाइनें हैं कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा हिमालय से निकलनी कोई चाहिए। जी, हो चुकी है जी, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और आग तेरे सीने में हो या कि मेरे सीने में, हो कहीं पर भी मगर ये आग जलनी चाहिए और सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो खूबसूरत पंक्तियाँ हैं, तो उन दुष्यंत कुमार साहब को पढ़ा, इन दुष्यंत कुमार साहब से मैं आज बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। दुष्यंत जी, ये जो सिनेरियो चेंज करने वाली बात है, जैसे दुष्यंत जी ने भी कहा कि भई आग किसी के भी सीने में हो, लेकिन ये जो सूरत है, ये बदलनी चाहिए। सिनेमा की जो सूरत बदल गई है, पहले का जो सिनेमा होता था, जिसमें कहीं दूर-दूर तक कहीं गाली का कोई लेश मात्र भी नहीं होता था, कोई अंश भी नहीं होता था। लेकिन आज जिस तरह का सिनेमा बन गया है, आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, फ़िल्मों में भी मतलब बड़े एक बिना किसी तकल्लुफ़ के जैसे वर्ड्स आए हैं, जिस तरह की गाली-गलौच हो, खूब बोली जा रही है। तो पहले के सिनेमा में और आज के सिनेमा में जो ये बदलाव आया है, इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या ये नेगेटिव है या पॉज़िटिव है? क्या आप सोचते हैं? सिनेमा जो पहले का था और जो आज का है, उसमें 3 बदलाव बहुत खतरनाक हुए हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए कहीं पे भी। और ये हमारे यहाँ नहीं हुआ, ये वैश्विक सिनेमा में हुआ है। एक तो सिनेमा का व्यवसायीकरण हो गया। हुँ, दूसरा, शराब और व्यभिचारी काइंड ऑफ लोग। हुँ, हुँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि आज की डेट में लोग यहाँ पे जो आते हैं वो शुद्ध रूप से आर्टिस्ट बनने नहीं आते। और ये सब जब हुआ तो क्या है, जो पहले रिगार्ड हुआ करता था या जो प्लीज हुआ करता था या थैंक्स हुआ करता था, वो खत्म हो गया। वो खत्म होने से कलाकार की जो हम्बलनेस और जो उसकी पवित्रता और जो उसका एक कलाकार का इनोसेंस जो होती थी, वो गायब हो गई। हुँ, उसकी वजह से सिनेमा को, लेकिन इस सब के बीच में जो एक आशा की किरण और जो सबसे की सुपरहिट आज भी लगानी होती है, हुँ, हुँ, सुपरहिट आज भी बाहुबली होती है। ये जो लोग जी। हैं ये सुपरहिट नहीं होते। ये बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में अशिक्षित लोग बहुत हैं, छोटे टाउन में बहुत लोग। आपने कभी सोचा कि ये बिहार और यूपी में ही क्यों ये इस टाइप के यूपी के ही सेगमेंट क्यों जाते? क्योंकि जो मुंबई में 40% वर्कर है रिक्शे वाले, और वो उनकी लैंग्वेज और उनकी लाइफ ही वो है। तो वो इन किरदारों में अपनी लाइफ तलाश के अपने आप को कहीं संतुष्ट करते हैं। तो ये हुँ, जो गाली गलौज ये सब जो देख रहे हैं आप, ये कल्चर बिकॉज ऑफ की एजुकेशन नहीं है।
बिकॉज ऑफ अवेयरनेस नहीं। तो ये उस सिनेमा ने क्या किया, उस कल्चर में घुस के अपने लिए व्यवसायिक चीजें तलाश ली और उस पैसे को ही उन्होंने अपने घर बनाना ये बना, लेकिन ये नहीं सोचा कि आप समाज क्या दे रहे हो। मैं ड्रिंक नहीं करता, और मैं ड्रिंक नहीं करता तो अब आप समझ जाओ कि क्या हाल खराब होगा मुंबई में। तो मुझसे लोग कहते हैं, कभी कुछ एक लंबी बहस हो जाती है, मैं उनसे बोलता हूँ आप मुझे दिल पे हाथ रखें कि आप चाहोगे कि आपका बेटा आपके सामने बैठ के ड्रिंक करे, या आप अपने घर में बैठ के शराब पिए? तो 70% लोग शांत, क्या आप करेक्ट बोल रहे हो, हम लोग नहीं चाहेंगे। लेकिन 30% ऐसे बेशर्मों है जिसे क्या प्रॉब्लम है, पी लेंगे। तो हमें कैसे भी प्रयास करके इन 30% को 25, 20, 10 कोशिश, हमको 70, क्योंकि मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आज भी हमारा देश बहुत एलाइट देश, लैंग्वेज को लेके, रिगार्ड्स को लेके, प्लीज को लेके, थैंक्स को लेके, तो बाहुबली हिट होती। बाहुबली का रिकॉर्ड कोई भी सनी लियोनी की फिल्म नहीं बना। महेश भट्ट की तब फिल्में रिकॉर्ड बनाती थी, आज की फिल्म महेश भट्ट की कोई रिकॉर्ड नहीं बना, क्योंकि तब उन्होंने फिल्में की थी उस तरह की। सड़क क्या फिल्म थी, देखिए, आशिकी, ये सब। लेकिन आज की फिल्में बाहुबली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती। क्यों हम लोग आमिर खान की फिल्म का वेट करते हैं, क्यों प्रकाश झा जी की फिल्म का वेट करते हैं? प्रकाश झा भी दिखाते हैं, लेकिन उनका देखिए क्लास। तो हमको एक जो वैश्विक सिनेमा में अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, तो अपने हेरिटेज को लेके चलना होगा, एक थैंक्स को लेके चलना होगा। ऑस्कर मिलता है तो अनिल कपूर की जो फिल्म आई थी उसको मिलता है, अब उसमें क्या तलाशेंगे आप? उन्होंने स्लम दिखा दिया, स्लम डॉग मिलेनियर तो बनी, सब स्लम दिखा दिया, लेकिन आप देखिए कहीं भी और वो गंदगी नहीं दिखाई। तो हमको सीखना चाहिए कि हम जो एग्जैक्ट हेरिटेज है या एग्जैक्ट जो चीजें हैं, लेकिन उस एग्जैक्ट को दिखाने नाम पे जो लिबर्टी ले रहे हैं अपना, वो लिबर्टी अच्छी बात है। इस पर मुझे कहीं लगता है ये सिनेमा को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके साथ एक और देखिए, इसका माइनस देखिए, ये जितने भी इस टाइप के सिनेमा के आर्टिस्ट हैं, कोई भी हो, इस समाज में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट, पीपल आर नॉट लुकिंग देम एज एन अ गुड कैरेक्टर। मेरा मानना है पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार, अच्छा सिनेमा, ये देने की कोशिश करें तो डेफिनेटली वी विन द बैटल। और इन सब में एक एक फिल्म निर्माता की कितनी बड़ी भूमिका होती है, एक डायरेक्टर की कितनी बड़ी भूमिका होती है। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो फिल्में भी कई बार लोगों को इंस्पायर करती हैं, फिल्में भी कई बार लोगों को अच्छा करने पे या बुरा करने पे भी इंस्पायर कर देती हैं। तो जब बुरा करने पे फिल्में इंस्पायर कर सकती हैं, तो अच्छा करने पे भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो एक डायरेक्टर की कितनी बड़ी भूमिका होती है कि वो किस तरह का सिनेमा समाज को दे, ताकि समाज में जो बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव आए। आप एक एज एन डायरेक्टर आप क्या समझते हैं, क्या मानते देखिए, निर्माता की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो मेन तो निर्माता ही होता है, वो भी सब्जेक्ट सुन के ओके करता है, फंड्स निकाल के देता है अपना। पर हमारे यहाँ पे जो दुर्भाग्य है वो ये है कि अगर 100 निर्माता अगर एक साल में फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें बिजनेस करने वाले या असली खिलाड़ी निर्माता 15 ही हैं। 85 लोग महान मूर्ख, कुछ नहीं पता उनको, वो मुंबई बिजनेस के साथ उन्हें लगता है कि हम अय्याशी भी कर लेंगे, इसलिए वो आते हैं मुंबई। और इसीलिए यहाँ पे 85% फिल्मों का कोई भविष्य नहीं होता, वो बंद हो जाती। मैंने बोला ना, सिनेमा आपको दिल से बनाना होता है, ना आप उसे व्यवसाय से जोड़ सकते, ना उसे डायरेक्टर से। तो जो 15% निर्माता है, जैसे यशराज हो गए, धर्मा प्रोडक्शन है, या और बाकी अजय देवगन की रेड चिलीज है, या इवन एकता कपूर भी है। अगर हम बात करें जो भी निर्माता है इंडस्ट्री के, जो ठीक ठाक लोग हैं, टेलीविजन में जो बड़े बड़े नाम है, दे आर प्रॉपर। जो बाकी जो है, इसीलिए फिर बोलते हैं ग्रुप है इंडस्ट्री में, या नहीं, वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे 18 साल हो गए, स्टिल आई एम लर्निंग, मैं सीखता हूँ बहुत। एवरी डे इज अ न्यू लेसन फॉर मी। जी। आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आपके, कौन सी फिल्में हैं? अभी आपकी 100 बग्स हमने देखी और कई सारी फिल्में आपकी देखी, और जैद शेख साहब से इसी किरदार बोलते हैं हम बात कर रहे थे, बड़ी तारीफें आपकी हमने सुनी, तो हमें लगा चलो जरूर हम बात करेंगे। और आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, किन किन को लेके आप अब आगे बढ़ रहे हैं? मेरी दो फिल्में मेरी दो फिल्में रिलीजिंग पे हैं। एक का नाम है जी। और एक का नाम है त्राहिमाम। अगर सब ठीक रहा तो जून और अगस्त के मिड में ये दोनों फिल्में रिलीज हो जाएंगी। इन बिटवीन में एक शॉर्ट फिल्म्स की एक सीरीज पे काम, और दो मेरे बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और एक मैं ये जो लड़कियों के ऊपर जो थोड़ा ये जो वायलेंस होता है, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं। तो ये कुछ है अपना, बट मैं कुछ ना कुछ उधेड़बुन में लगे रहते हैं हम लोग एवरीडे। तो ये कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं भी काम कर रहा हूँ, और इन बिटवीन ये दोनों फिल्म में पाइपलाइन। जी। बट संगीत में मेरा
तो मन है कि मैं एक 2021 खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा गाना लेके आऊं। बड़ा मीन्स कंपोजिशन में अब उसका शूट बहुत लेविश हो और बहुत क्लासिक, पब्लिक को पसंद ना आना ये तो बात की बात है, लेकिन मेरा ये एक रेजोल्यूशन है कि मैं एक बड़ा गाना लेके आऊं 2021 खत्म होने से पहले जी। एज सिंगर। ओके। देश के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबसे मिलने का, उनसे बात करने का मैं ओवरसीज की बात करें, कई देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, उनके साथ काम करने का, वो मेरे प्रोग्राम्स में आए सब जगह पे। हम लोग जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा टैक्स देती है गवर्नमेंट। मैं सपोज एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे प्रोड्यूसर का अगर 2 करोड़ रुपया लगा है या 3 करोड़ लगा है, तो 18% से 54 लाख रुपीस तो ये पहले ले लेती है गवर्नमेंट, बनाने से पहले। आप सोचिए, फिर हम जो भी काम करते हैं, जिसको भी पेमेंट करते हैं, उस पर भी टैक्सेशन है। फिर जब फिल्म रिलीज होती है, उसकी टिकटों पे टैक्स, इस पे टैक्स, उस पे टैक्स, मतलब सब जगह से वो लाओ लाओ लाओ, लूटो लूटो लूटो। बाकी लोकल तो मुंबई का हाल मालूम ही है आपको, क्या होता है शूटिंग वगैरह पे। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हमारी इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, कुछ रिबेट्स देनी चाहिए, वो सब नहीं होता। और जो मेरा सबसे बड़ा जो कष्ट है इंटेलेक्चुअल, जो कि कोई नहीं सोचता, ना हमारी एसोसिएशन, ना कोई भी। इफ दुष्यंत प्रताप सिंह इज अ डायरेक्टर एंड ही इज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर या हांगकांग या कहीं पे भी, एंड पीपल आस्क मी हु आर यू, आई सेड आई एम अ डायरेक्टर। इफ दे टोल्ड मी शो मी योर आईडी, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैं डायरेक्टर? आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप जर्नलिस्ट? तो प्रूव कर देंगे, क्योंकि आपका एक आरएनआई रजिस्ट्रेशन होता है और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं। गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त निर्देशक क्यों नहीं होते? तो ये जो एक जो बड़ी मतलब हमारे देश में, मतलब मैं बोलूं कि आजादी मिली भी तो क्या मिली, ऐसे मूर्खों का शासन है देश में कंटिन्यू, जो चला आ रहा है पूरा सारा। किसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की परवाह नहीं है। आपको जब प्रचार चाहिए होता है तो हमारे स्टार्स को बुला लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, भीड़ इकट्ठी कर ली। कभी ये भी तो सोचो यार कि मैं ये मेरे देश का कलाकार लता मंगेशकर जाए और सपोज किसी ने न सुना हो, तो लता मंगेशकर कैसे प्रूव करेंगी वो सिंगर है? शी इज नथिंग। शाहरुख खान का अगर हमने न्यूज सुनी कि यूएस में उनके कपड़े उतरवा लिए, क्यों उतरवा लिए? बिकॉज ही इज ओनली कैरिंग वन आइडेंटिटी, पासपोर्ट, कि ये भारत के नागरिक। वो शाहरुख खान है, वो एक स्टार है, उसमें अगर कैटेगरी हो कि भाई ये एक क्लास नंबर 1 आर्टिस्ट है इंडिया का, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोचो क्या दिक्कत होती। नथिंग एल्स। तो ऐसे मूर्ख जगह पे हम लोग, इसको ना हमारी एसोसिएशन सोचती है, ना सरकार सोचती है, सब जगह वही रूट। अगर ओमपाल आर्टिस्ट है तो उनका रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए ना, क्योंकि वो टैक्स तो देते हैं ना, और कोई साधन तो है नहीं। हमारी कोई परचूने की दुकान तो है नहीं जो कि जाके चावल बेच के और आगे घर पे। हम लोग का तो ये काम है, लेकिन हम जो ये काम करते हैं, गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेती है ना इसमें से, तो लेती है तो उसे रिकॉग्नाइजेशन तो देना चाहिए। वी डोंट हैव रिकॉग्नाइजेशन एज अ टेक्नीशियन, एज अ आर्टिस्ट। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक, दुख और दुर्भाग्य हमारे देश। जब ये सिस्टम बनेगा तो फिर बैंक भी आपको लोन देगा ना, कि नहीं भैया गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त डायरेक्टर है, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त आर्टिस्ट है, इतना इनका जाता है। एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री को दर्जा तो है ही नहीं। आपको पता है नेगेटिव प्रोफाइल है बैंक में, एंटरटेनमेंट में लोन नहीं मिलता आपको। इससे ज्यादा शर्म, इससे ज्यादा बेहूदगी, इससे ज्यादा अशिक्षितता की बात और क्या होगी? आई एम सॉरी, मैं बहुत वैसे वर्ड यूज करता हूँ। आप सोचिए हम लोग कैसे समाज में जी रहे हैं। हम किस पे गर्व करें? हम गर्व करते हैं सत्यजीत रे पे, हम गर्व करते हैं बलराज साहनी पे, हम गर्व करते हैं राज कपूर पे, पर कभी ये भी तो सोचा कि उनको हमारे सरकार उन्होंने क्या दिया? ठीक बात है। देयर इज एनी आइडेंटिटी, देयर इज एनी किसी भी तरह की कोई सोच? तो ये जो हमारे देश का जो सिस्टम है कि वो बहुत गंदा, और इसी वजह से अगर हम इंडस्ट्री का दर्जा हो, हमारे पास एक आइडेंटिटी हो, तो हमारी, इसीलिए हमारी जो नॉर्मल उसमें बोलते हैं ना, आर्टिस्टों को लेके अच्छी बात नहीं करते लोग इंडस्ट्री को लेके। अब तो खैर सभी घरों के बड़े बड़े, अब तो सारे लोग आने लगे, अब तो हम लोग कौतूहल का विषय है सबके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्रिटिसाइज करना हो तो बहुत गंदा बोलते, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे शासक हैं या हम जिस उसमें हमें रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं। क्या बोलोगे आप?
तो ठीक। मैं चाहता हूँ इस पे कभी कुछ बात होनी चाहिए, कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई वो मामला। बिल्कुल, क्योंकि इस अभी हम देश लोग में जब सबकी बात होती है तो आर्टिस्ट की भी बात होनी सबसे चाहिए, बड़ा बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा मजाक देखिए, फिल्म सिटी है मुंबई में, गोरेगांव में, आप भी खूब शूट करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अभी मैंने वहां हुँ, कोर्ट में एक शूट किया था अपनी फिल्म का। हुँ, तो जो सीढ़ी जहां से शुरू होती है चढ़ने, हमने कैमरा पीछे लगाया तो आके कह रहे हैं नहीं, यहाँ कैमरा नहीं लगा सकते आप, सीढ़ी के उधर ही कैमरा लगाना है, यहाँ लगाना है तो पैसे अलग देने हैं। हुँ, ये सलाह किसने दी, कैसे नियम बना, हाउ इज इट पॉसिबल? कोर्ट के बाहर वाली जो जगह है जहां सब, तो वो भी तो हमारे, हम अगर हमने वहां पे पैसा पे किया 70-80 हजार 1 लाख रुपया, तो हुँ, हम उसको शूट तो करेंगे नहीं, सीढ़ी से नीचे कैमरा ही नहीं रखना। हुँ। मैंने बोला ना, अशिक्षित। और ये जो एमबीए जो पौध है या जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जिस भी देश में है, जब ये तय करने लगे हैं कि कला जगत कैसे मूव करेगा, कैसे काम होगा, तो वहां तो कला संस्कृति खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये तो ब्लेसिंग है ईश्वर की इस देश में बहुत ज्यादा, जो कि अदरवाइज जो सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग तो आप ये समझिए हर तरीके से ये भी कोलैप्स कर चुका है। आप ओवरसीज़ में जाते हैं तो इंडिया में और ओवरसीज़ में क्या डिफरेंस है? इस चीज़ को लेके वहाँ कुछ इस तरह के नियम कानून हैं? हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना कमाल का हेरिटेज है, सोचो आप, अगर उसको मैनेज कर दें तो हम, इतने शूटिंग होंगे यहाँ पे, इतना कि आप संभाल नहीं पाओगे। हुँ। क्या कर सकते हैं? एक 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 और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें, ये आपने बहुत अच्छा सिनेरियो आपने खींचा कि इस तरह की चीज़ें हैं, विडंबनाएँ हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जो अब उम्र-दराज़ हो चुके हैं, आपने कितने सारे लोगों को देखा कि जो उम्र-दराज़ आर्टिस्ट हैं, जिनके पास आज काम नहीं है और वो किस बुरी हालत में इस दुनिया से गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भई वो अब उम्र-दराज़ हो चुके हैं, उनके पास काम नहीं है, लेकिन खर्चे यूँ के यूँ हैं, उनकी फ़ैमिली यूँ की यूँ है। सागर सरहदी साहब जिन्होंने चाँदनी जैसी फ़िल्में लिखी और बाज़ार जैसी फ़िल्में जिन्होंने बनाई, अभी जो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो उनके बारे में सुना है कि एक 1 या 2 कमरे के फ्लैट में वो रह रहे थे। ए.के. हंगल साहब, भगवान दादा और बहुत सारे लोगों के बारे में। तो ऐसा कुछ होना चाहिए इंडस्ट्री में कुछ इस तरह का कि भई ऐसे लोगों के लिए भी उनको इस तरह के बुरे दिन ना देखने पड़े, तो कुछ हो सके। ऐसा भी कुछ होना चाहिए, आपके नज़रिए से? भाई साहब, हमारी जो फेडरल और जो एसोसिएशन है, ये मिला के करीब 28-30 के आसपास लोग काम कर रहे हैं मुंबई में। आपको मैसेज दिखाई देता हूँ, सिंटा का मैसेज पड़ा हुआ है मेरे पास, जो आपका रिन्यूअल खत्म हो गया है, आप भर दीजिए आके। 12,000 रुपए देने हैं मुझे, 12,000 रुपए, और मैं 5 एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अब आप ये बता दीजिए, लॉकडाउन में मुझे तो नीड नहीं है, ईश्वर की ब्लेसिंग, जो 12,000 रुपए एक एक आदमी दे रहा है, हजारों आपके जो मेंबर हैं, हुँ, वो हुँ। पैसे का कर क्या रहे हो आप? ये चल रहा है, जी। आप समझ लो, दुष्यंत ये जी चल रहा है। दुष्यंत जी दुष्यंत जी, आप बहुत बेबाक हैं। आप मतलब इतनी स्वतंत्रता से कैसे बोल लेते हैं? आपको कहीं खौफ नहीं होता कि भई आप उन्हीं लोगों के बीच बैठे हैं, आपको कल को फ़िल्में भी बनानी है, आपको शूट भी करने हैं, उन्हीं लोगों के स्टूडियोज़ भी लेने हैं, फ़िल्म सिटी भी जाना है। मेरे तो मतलब किस तरह से आप अपने आप लाइफ को में साधते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? आप उस आदमी से बात कर रहे हैं जो आदमी प्रधानमंत्री से मिलता है, जिस आदमी को 4 केंद्रीय मंत्री फ़ोन करते हैं, जिस आदमी को स्टेट मिनिस्टर फ़ोन करते हैं, और ये सब देखा है हमने। ये सब जो हो रहा है, सब चीज़ें, आई एम नॉट पुटिंग, बट मेरा जो कष्ट है, वो मैं बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे क्या लेना-देना? फ़र्क उसको पड़ेगा जिसको काम है, फ़र्क उसको पड़ेगा जिसको कोई लेना-देना। मुझे क्या लेना-देना इनसे? मेरे को क्या फ़र्क पड़ना? दिक्कत वहाँ होती है। मैंने एक लास्ट टाइम लॉकडाउन में एक सेव बॉलीवुड कैंपेन चलाया था कि बॉलीवुड को बचाओ, गवर्नमेंट से हुँ, हमने खूब न्यूज़ें आई, डेली हंट वगैरह उसमें पड़ा हुआ है। आप सोचिए, इंडस्ट्री के कुछ ऐसे आर्टिस्ट, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि बोल ही दें, "अरे! आप तो बॉलीवुड बचाने की बात कर रहे हो।" कह रहे हैं वो फेडरेशन वाले दिक्कत तो नहीं करेंगे? तो ये तो चूहों की फौज है, यहाँ पे क्या करोगे आप? क्या लेना-देना? अरे भई, वसूली गैंग है, वो वसूली कर रहे हैं, हुँ, खत्म बात। तो मैं कोई वो तो हम जाके वसूली थोड़ी रोक रहे हैं उनकी। हुँ।
तो वो किसको नहीं पता? आपको पता है, मुझको पता है, उनको भी पता है। और हमारे बोलने से एक, चलो एक रिकॉर्ड तो रहेगा, बाकी कौन देश में हल्ला मचा जाए? यहाँ तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं तो भी कुछ नहीं होता। ये हमने बोला 1-2 दिन लोग बात करेंगे उसका, ठीक है, ओके फाइन, चलो। आप इस सारी बताइए, पौने बातचीत 200 करोड़ रुपए जो साल का, वेयर इज द अमाउंट? जी, जी। मैंने तो एक लाइव डिबेट में था मैं, टीवी 9 की, हुँ, आशीष शेलार जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुंबई के, सॉरी मुंबई अध्यक्ष हैं, उनकी एसोसिएशन है बीजेपी की आर्टिस्टों की, और एक बीजेपी की भी है। आशीष शेलार को क्या लेना देना भाई हमारे काम से? नंबर है आशीष शेलार मेरे पास, अभी मुझे ले लो लाइन पे। आशीष शेलार को क्या लेना देना बीजेपी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से? और हम लोग पैसा देते हैं उनको। बीजेपी की वो ऐसा है अच्छी, पैसा क्यों ले रहे हो आप भाई? हुँ। और काय की एसोसिएशन, कोई यूनियन, ये तो खत्म हो गया ना सिस्टम तो पूरा, लेकिन है, सब चल रहा है पूरा सारा। फिर वो मन से की है, शिवसेना की है, सबकी है पूरी सारी, हुँ, हुँ। सब पैसा लेते हैं पूरा सारा। तो उसका आपकी इस कोई पूरी 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 बातचीत को एक शेर में मैं समेटना चाहूँगा, जिस तरह से, जिस बेबाकी से आप बात करते हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता और टूटे भी ये तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में सब दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सागर की तरह लहरें उठ रही हैं और इस मस्ती से आप बात कर रहे हैं, अच्छा लगा। तो थोड़ा-सा जाट रुख आदमी है, बदल कोई नहीं पता। बहुत बढ़िया। हल्का-सा रुख बदलते हैं। एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब वो अपनी फ़िल्म को फ्लोर पे ला पाता है या शूटिंग तक ला पाता है। ऐसे में जब आर्टिस्ट लोग जब उनके साथ जुड़ते हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइन्स हैं या जितने भी आर्टिस्ट हैं, कई बार उनके नखरों का जब सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में एक आर्टिस्ट का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ कोलैबोरेट होके और बड़ा स्पोर्टिंग वे में काम करे। तो आप आर्टिस्ट को क्या सलाह देना चाहेंगे? नए लोगों को भी, पुराने लोगों को भी, कि जब मिल-जुल के काम होते हैं तो काम करने का मज़ा आता है। क्या कहना चाहेंगे? वो भी ऐसा होता है जिसने परेशान किया। आप पुराना इतिहास देख लो, सेट पे लेट आना मेन तो वही है, और लेट आके वहां टाइम पास करना। उनमें सबसे बड़ा नाम था शत्रुघ्न सिन्हा, एक टाइम पे इंटरव्यू में बोलते हैं वो, कहाँ है सब शत्रु जी आज, कहाँ पे हैं? लेकिन डैम गुड आर्टिस्ट बट वॉश आउट। गोविंदा कहाँ पे हैं? चीची भैया, फलाना डांस अच्छा है, सब कुछ कहाँ पे हैं? बिकॉज सेट पे आना ही नहीं है टाइम से। चंगी पांडे, अब तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आज भी तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि साइन कर लिए, काम शुरू कर दिया, अब काम तो करना, बट डायरेक्टर पहले ही सोच लेता है कि इस को मुझे दोबारा काम कर, वो फिर पूरा काम कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं, वो हम लोग जानते हैं, जो झेलते हैं वो जानते हैं, लेकिन वो उसी वक्त सोच लेता है कि इसके साथ काम नहीं करना। और दूसरी बात, हमारे जैसा कोई बोलता भी है बाद में ऐसे कि उसने कैसा आर्टिस्ट, हम कहते भाई साहब धन्यवाद बस। तो एक कहावत है बड़ी शानदार, रानी रूठेगी तो अपना स्वाद लूटेगी। तो हुँ, हुँ। इनकी जो हरकत है, ऐसे लोग एक्टर्स, हाँ आपका अपना ओन सेट है, शाहरुख खान है, रेड चिलीज उनका वो प्रोड्यूस करते हैं, अक्षय कुमार प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हुए टाइम से आते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट है उनका। तो जो है सलमान है, प्रोड्यूस करते हैं, उनकी मर्जी है, नहीं आ रहे सेट पे, ठीक है, क्या दिक्कत, उनका पैसा, पैसा पे कर रहे हैं ना सबको। बट जहां दूसरे प्रोड्यूसर का पैसा है, डायरेक्टर और आर्टिस्ट बाहर है, आर्टिस्ट ने जिसने भी इस टाइप की हरकतें की होगी, इंडस्ट्री से वॉश आउट हो गया वो टाइम। और बाकी तो कहते हैं कि जब किस्मत में ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, तो एक लक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता। हुँ। हितेन आज भी क्यों, और उनके साथ के लोग देखिए वॉश आउट हो गए मार्केट से, वो इसीलिए टाइम का पाबंद आदमी, टाइम पे आना, शानदार सर, बिल्कुल डिलीवर करना, और सर नमस्कार, बेस्ट आदमी। शावर अली टाइम पे सर, हाजिर, सर जाना। तो वो ही बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बैड एक्सपीरियंस हमने, वो हमारी गलती है ना, हमारा चुनाव गलत था तो हमने झेला। आपका जो चुनाव है आप झेलोगे, इस देश में जन्म ले लिया तो हम आवश्यक है ना झेलने को पूरा सारा। और आशीर्वाद भी है, जो जो सुविधाएं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बुराई बुरा, अच्छाई भी है। हुँ। और मेरा क्या है कुछ कि अच्छी मेरे जो चीज़ें भी भी सर्कल है, जी। जो सर्कल है मेरे, जो
लोग हैं, चाहे वो किसी में राजनीतिक हो, कॉर्पोरेट हो, वो जानते हैं मैं ऐसा ही हूँ। सब दलों में मेरे सबसे वी हैव अ क्लोज रिलेशन, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अगर कहूंगा ओमपाल जी अच्छे हैं तो अच्छे, जोरदार से बोलूंगा, और कहूंगा नहीं ओमपाल जी बुरे हैं तो मैं वही बोल दूंगा बुरे। बट इन बिटवीन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बात करूं, मैं आपको दिल से बोलता हूं, हम लोग पढ़ते हैं तो आप क्या है, एक वो कहा रामधारी सिंह दिनकर के बताया ना, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल प्याद, जो तटस्थ समय लिखेगा। तो जो पता है कि सामने गड़बड़ हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं आपको दिल से बोलता हूँ, मेरा कभी भी किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस, कभी हुआ भी तो वो गलती मेरी थी या मेरा चुनाव गलत था, लेकिन मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस कभी नहीं किसी के साथ। ईश्वर ने बहुत दिया मुझे, लोगों ने बहुत दिया, मुझे लगता है कि मैं शायद डिजर्व नहीं करता था, उसे ज्यादा दिया और मिल रहा है, तो वो ओके, हम समापन की ओर बढ़ते हैं और ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता कि हम एक एक्टर, डायरेक्टर और सबसे पहले जो सिंगर हैं उनसे बात कर रहे हो और बिना कुछ गुनगुनाए इस इंटरव्यू को हम खत्म कर दें। तो कुछ गुनगुना दीजिए, थोड़ा सा जगजीत संगीतमय बना दीजिए गजल के माहौल। दो मैं पंक्ति सुना देता हूँ आपको, जगजीत सिंह की। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं, दिल भी तू है, जा भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे डिबेटर हैं आप और आपके साथ घंटों बातचीत की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है अलग-अलग विषयों पे और सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं है, एक अच्छे एक्टर ही नहीं है, एक अच्छे सिंगर ही नहीं है, एक एक जागरूक नागरिक हैं आप इस देश के, जो सब विषयों पे बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और बड़े मुखर होके बोलते हैं, बड़े बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आज मुझे पता लगा कि कई बार होता है ना शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो मुझे लगा मैं ही सवाल पूछूँगा, यहाँ तो भई मुझसे बड़े वाले टकरा गए मुझे, तो मज़ा आया। मैं मज़ा आया। आपसे बोलने जी, वाला था कि आजकल ना हम लोग पत्रकारों से बात करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो बहुत जी, टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अदरवाइज जी। वो, और मैं कभी, मुझे बड़ा बुरा लगता है, कहीं मैं बातें इसलिए भी नहीं करता, वो पहले से ये कर लेना, ये फिक्स कर लो, हुँ, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है अपना। आई सेड रैंडम, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मुझे भी बहुत टाइम के बाद लगा किसी विद्वान शख्सियत से, एक पत्रकार से बात कर रहा हूँ, और एक ऐसे पत्रकार से बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, और मैं चाहूंगा कि कभी कैमरे पे भी आमना सामना हो आपसे। ज़रूर, मैं ज़रूर। कैमरे की आदेश कर रहा हूँ, और आपके, हम लोग अदाकारी के जलवे देखें, आपका जो विद्वता है, ईश्वर उसको सलामत रखे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और किरदार बोलते हैं, ये नाम ही अपने आप में ये साबित करता है कि ये जो नेटवर्क है, इसको चलाने वाला एक बड़ा बौद्धिक और बड़ा एक ना एक इमोशनल दिल वाला आदमी, और हर आदमी यहाँ पे अपने आप में एक किरदार है, हर एक अलग अलग अलग, जैसे थंब इम्प्रेशन अलग अलग होता है, ऐसे दुनिया में हर कोई अलग। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे आके हर एक किरदार अपने अकॉर्डिंग बोल रहा है, रैंडमली, हर एक की बातें अलग हैं, हर एक के शब्द अलग हैं, हर एक की थॉट अलग है, शब्द प्रश्न वही है लेकिन उसके जवाब अलग अलग हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो फिर सबसे, इवन किरदार बोलते हैं कि दर्शकों, और मैं जो नए भी दर्शक जो जुड़ेंगे, इवन जो मैं साझा करूंगा आपका इंटरव्यू अपने प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, आपके इसको जो आंदोलन है इसको फॉलो, और अच्छे अच्छे लोगों से, जिनमें मैं सबसे नीचे पायदान पे हूँ, तो मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और आएंगे अपना, उनको सुने, उनसे अच्छा ही है उनको एब्जॉर्व करें, और जो उन्हें बुराई लगती है उसे भूल जाएं बिल्कुल। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं किरदार को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और इस बातचीत के दौर को अब यहाँ हम समाप्त करते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू।